जून 2013 उत्तराखंड में एक भयानक आपदा आई। मानसून का इंतजार एक आपदा में बदल गया। केदारनाथ आपदा ने कुदरत की ताकत को बेरहमी से दिखाया। हजारों जानें गईं और बर्बादी का मंजर छोड़ा। इस निबंध का मकसद आपदा के कारणों को जानना है। हम भारी बारिश और जमीन खिसकने के कारणों को देखेंगे। हम इंसानी गतिविधियों का भी अध्ययन करेंगे। बेहतर तैयारी से आपदा टाली जा सकती थी। केदारनाथ आपदा सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, यह मानवता के लिए एक चेतावनी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या आईएमडी ने जून 2013 के दौरान उत्तराखंड में सामान्य मानसून की बारिश से कहीं ज्यादा असाधारण रूप से तेज बारिश दर्ज की। यह सिर्फ भारी बारिश नहीं थी, ये एक मौसम संबंधी अनियमितता थी। इस क्षेत्र में बादल फटने का अनुभव हुआ, एक ऐसी भयानक मौसम घटना जो कम समय में अप्रत्याशित रूप से अधिक मात्रा में बारिश होने की विशेषता है। अक्सर एक ही जगह पर बादल फटने की वजह वातावरण की कुछ खास स्थितियां होती हैं, जैसे तेज नमी, ऊपर उठती हवा और पहाड़ जैसी कोई उठाने वाली चीज का होना। अपनी ऊंची चोटियों के साथ हिमालय एक बाधा का काम करते हैं, जिससे नमी से भरी मानसूनी हवाएं ऊपर उठने के लिए मजबूर होती हैं। ये तेजी से ऊपर उठना पानी के भाप को जमा देता है, जिससे विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं जो बारिश लाते हैं। केदारनाथ आपदा के मामले में बारिश की तेजी और एक जगह पर होना इस क्षेत्र के भूगोल से और भी आंच गया था। खड़ी ढलानों और संकरी घाटियों ने भारी मात्रा में पानी को तेज धाराओं में बदल दिया, जिससे नदियां और नाले भर गए। हाल के इतिहास में अभूतपूर्व इस तबाही ने आगे होने वाली भयानक घटनाओं की नींव रखी। हिमालय भव्य और विस्मयकारी होने के साथ साथ भूगर्भीय रूप से युवा और अस्थिर है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के खिलाफ धकेल रही है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने लाखों साल पहले इन ऊंचे पहाड़ों का निर्माण किया था। यह चल रही टेक्टोनिक गतिविधि हिमालयी क्षेत्र को भूकंप और भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील बनाती है। केदारनाथ आपदा के दौरान हुई मूसलाधार बारिश ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिससे मिट्टी पानी से भर गई और पहले से ही कमजोर ढलान और कमजोर हो गई। जमीन के भीतर अत्यधिक पानी के दबाव और पानी से भरे होने के कारण कम हुए घर्षण प्रतिरोध ने कई विनाशकारी भूस्खलन को जन्म दिया। ये भूस्खलन अक्सर बड़े पैमाने पर पूरे पहाड़ों को बहा ले गए, गांवों को दबा दिया, नदियों को अवरुद्ध कर दिया और बाढ़ के प्रकोप को बढ़ा दिया। इस क्षेत्र के भूविज्ञान ने भूस्खलन के प्रभाव को और बढ़ा दिया। पिछली हिमनद गतिविधि और अपक्षय के परिणाम स्वरूप ढीली मिट्टी और असंगठित चट्टान संरचनाओं की उपस्थिति ने ढलानों को कटाव और ढहने के लिए विशेष रूप से कमजोर बना दिया। केदारनाथ आपदा ने हिमालय की भूगर्भीय नाजुकता को समझने और स्थायी विकास प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव को कम करती। को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांचवां भाग, अदृश्य हाथ, जलवायु परिवर्तन और हिमनदों की नाजुकता। केदारनाथ जैसी भयानक मौसमी घटनाओं को बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी एक घटना के लिए पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराना वैज्ञानिक रूप से जटिल है, लेकिन इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, जिससे अत्यधिक वर्षा की घटनाएं अधिक बार और तेज हो रही हैं। हिमालय, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ग्लेशियरों की सबसे बड़ी संख्या का घर है। ये ग्लेशियर लाखों लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत, तापमान में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अध्ययनों से पता चला है कि बढ़ते तापमान के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप
हिमालयी ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से हिमनद झीलों का निर्माण और विस्तार होता है। अस्थिर बर्फ और मोरेन जमा द्वारा अक्सर बांध बनाई गई ये झीलें एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं। भारी वर्षा और हिमनद पिघलने के कारण पानी की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने से विनाशकारी हिमनद झील विस्फोट, बाढ़ या GLOF हो सकती है, जैसा कि केदारनाथ आपदा में देखा गया था। छठा भाग, एक पवित्र तीर्थ जलमग्न केदारनाथ की तबाही। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर 2013 की आपदा के प्रकोप का प्रमाण है। गढ़वाल हिमालय में 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित मंदिर परिसर अपनी प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के साथ प्रकृति के प्रकोप का दंश झेलता है। सदियों पहले अपने निर्माताओं के इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में मंदिर स्वयं चमत्कारिक रूप से संरचनात्मक रूप से बरकरार रहा। हालांकि मंदिर के आसपास का क्षेत्र अकल्पनीय तबाही के दृश्य में बदल गया था। मलबे, शिलाखंडों और कीचड़ से लदा बाढ़ का पानी मंदिर परिसर से होकर बह गया, जिससे संरचनाओं को नुकसान पहुंचा और पूरे क्षेत्र को मलबे की मोटी परत के नीचे दब गया। केदारनाथ आपदा ने प्रकृति के प्रकोप के सामने सबसे सम्मानित और प्रतीत होने वाली अभेद्य संरचनाओं की भी भेद्यता की कठोर याद दिलाई। यह आपदा जोखिम में कमी के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी योजनाएं और चरम घटनाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया मजबूत बुनियादी ढांचा शामिल है। सातवां भाग, विनाश के मद्देनजर नुकसान का आकलन। केदारनाथ आपदा ने मंदिर शहर के आसपास के क्षेत्र से कहीं आगे तक तबाही का मागर छोड़ दिया। आपदा की मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। हजारों लोगों की जान चली गई, कई अभी भी लापता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आधिकारिक मौतों की संख्या 5700 से अधिक है, लेकिन माना जाता है कि वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। बाढ़ और भूस्खलन से बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ। घर, सड़कें, पुल और संचार नेटवर्क नष्ट हो गए। पूरे गांव बह गए, जिससे पूरी तरह से उजाड़ का मंजर बन गया। कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर खेत बह गए या मलबे में दब गए, जिससे अनगिनत परिवारों के लिए भोजन की कमी और आर्थिक कठिनाई पैदा हो गई। आपदा का पर्यावरणीय प्रभाव भी उतना ही गंभीर था। बाढ़ और भूस्खलन से जंगलों, नदी तंत्र और वन्यजीव आवासों को व्यापक नुकसान हुआ। नदियों और नालों में भारी मात्रा में मलबा जमा होने से उनका रास्ता और प्रवाह पैटर्न बदल गया, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणाम हुए। आठवां भाग, क्या हम इसे रोक सकते थे? दूरदर्शिता का भार। केदारनाथ आपदा ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमारी तैयारी और अनियंत्रित विकास की कीमत के बारे में असहज सवाल उठाए। जबकि वर्षा का पैमाना और तीव्रता अभूतपूर्व थी, क्या बेहतर योजना और दूरदर्शिता के साथ तबाही की भयावहता को कम किया जा सकता था? विशेषज्ञों का तर्क है कि आपदा ने हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिक नाजुकता को पहचानने और उसे संबोधित करने में एक प्रणालीगत विफलता को उजागर किया। विकास की तीव्र गति, जो अक्सर अल्पकालिक आर्थिक लाभ से प्रेरित होती है, पर्यावरणीय परिणामों की अनदेखी करती है और चरम घटनाओं के लिए क्षेत्र के प्राकृतिक लचीलेपन से समझौता करती है। आपदा ने विकास योजना में एक बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है और प्राकृतिक खतरों के लिए क्षेत्र की भेद्यता को ध्यान में रखता है। भविष्य की आपदाओं के जोखिमों को कम करने के लिए कठोर बिल्डिंग कोड लागू करना, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण को विनियमित करना और स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम है। 9वां भाग, एक नया मार्ग तैयार करना, पुनर्प्राप्ति, लचीलापन और प्रकृति के प्रति सम्मान। केदारनाथ आपदा के बाद तत्काल ध्यान बचाव और राहत कार्यों पर था, प्रभावित समुदायों को सहायता और आश्रय प्रदान करना। हालांकि पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लंबे रास्ते के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो न केवल भौतिक पुनर्निर्माण को बल्कि आपदा के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को भी संबोधित करता है। गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ सरकार ने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, आजीविका बहाल करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हालांकि केदारनाथ आपदा
एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने मानवीय हस्तक्षेप की सीमाओं को स्वीकार करने और विकास के लिए एक अधिक स्थायी मार्ग अपनाने में सच्चा लचीलापन निहित है। केदारनाथ आपदा मनुष्यों और पर्यावरण के अंतर संबंध की एक दुखद लेकिन शक्तिशाली याद दिलाती है। यह विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है, हिमालय की पारिस्थितिक नाजुकता का सम्मान करता है और यह मानता है कि सच्ची प्रगति प्रकृति की लय के साथ मानवीय आकांक्षाओं का सामंजस्य बिठाने में निहित है।